फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके एजुकेशन सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडवांस लेवल वोकाबुलरी एक्सरसाइज पार्ट 2। दोस्तों, इस क्वेश्चन सेट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस रहेंगे। आपको चेक करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है Due to the far-reaching research and the speedy innovations during the past few years, the computer system we bought only last year is now, यहाँ पर फिर डैश है, fill in the blanks, and therefore we have to purchase a new one। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, पिछले कुछ वर्षों में, विगत कुछ वर्षों में रिसर्च माने अनुसंधान और इनोवेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम हमने लास्ट ईयर ही ख़रीदा था, मतलब जस्ट पिछले साल ही ख़रीदा था, वो अब काम में नहीं आएगा और हमें एक नया सिस्टम लेना पड़ेगा। तो देखिए 5 ऑप्शंस आपके पास हैं। ये रहे ऑप्शन। अनमैच्ड। अनमैच्ड मतलब क्या होता है? अनमैच्ड मतलब होता है बेजोड़। अनमैच्ड का मतलब होता है बेजोड़। अगला है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराने ढंग का, पुराने ढंग का। टेम्पोररी मतलब होता है अल्पकालिक या अस्थाई, अस्थाई। ट्रांजिशनल इसका मतलब होता है परिवर्तन काल, जैसे एक प्रक्रिया से दो प्रक्रिया के बीच में जो भी समय लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, मतलब परिवर्तन काल। इसका मतलब होता है परिवर्तन काल। और डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब होता है दिव्यगंत, दिव्यगंत या मृतक, दिव्यगंत या मृतक। तो पांचों ऑप्शंस का हिंदी मतलब हमने देख लिया है। तो देखिए इस केस में जो सही आंसर होगा, इस केस में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब पुराने ढंग का हो गया। जो चूँकि अब रिसर्च और इनोवेशन इतनी एडवांस हो गई है, इतना तेज़ी से सब तकनीक बदल रहा है कि जो हमने पिछले साल कंप्यूटर सिस्टम ख़रीदा था वो इस बार क्या हो गया है? ऑब्सोलीट हो गया, मतलब पुराने ढंग का हो गया है। अब हमें नया खरीदना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द 19th century the mechanization of printing dash the means for meeting the increased demand for books in industrialized societies। in the 19th century, in the 19th century मतलब 19वीं शताब्दी में द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रिंटिंग, मतलब जो प्रिंटिंग के, मैकेनाइजेशन का मतलब होता है मशीनीकरण। क्या होता है? मैकेनाइजेशन का मतलब है मशीनीकरण। इसका मतलब होता है मशीनीकरण। प्रिंटिंग के क्षेत्र का जो मशीनीकरण था, द मीन्स फॉर मीटिंग द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर बुक्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी का मतलब होता है औद्योगिक, औद्योगिक। और सोसाइटी का मतलब होता है समाज। 5 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला क्या कह रहा है? प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड, एल्यूडेड, प्रोवाइडेड, अचीव्ड, प्रिडिक्टेड। मतलब 19वीं शताब्दी में प्रिंटिंग के क्षेत्र में इतनी प्रिंटिंग के क्षेत्र के मशीनीकरण में जो इतना डिमांड हुआ था उसको कैसे पूरा हुआ था? प्रिवेल्ड, अल्यूडेड, प्रोवाइडेड, अचीव्ड, प्रिडिक्टेड। तो देखिए पहले तो सबका मतलब देख लेते हैं। प्रिवेल्ड इसका मतलब होता है प्रबल होना या प्रचलित होना, प्रचलित होना। अल्यूडेड, अल्यूडेड का मतलब होता है संकेत करना। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? मुहैया किया हुआ, मुहैया किया हुआ। अचीव्ड माने प्राप्त किया। और प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। तो देखिए इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। इन द 19th century the mechanization of printing provided, provided the means for meeting the increased demand for book in industrialized society। अब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ?
प्रिंटिंग का मशीनीकरण हो जाने की वजह से क्या हुआ, जो भी बुक्स की डिमांड थी औद्योगिक समाज में उनकी पूर्ति संभव हो सकी, मतलब प्रोवाइडेड, मतलब मुहैया किया। जो मशीनीकरण था उससे जो औद्योगिक समाज का बुक का रिक्वायरमेंट था उसको पूरा किया गया, तो प्रोवाइडेड हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Although the Germanic tribes that forcibly migrated into southern and western Europe in the 5th century were dash converted to Christianity, they retained many of their customs and ways of life. देखिए क्या कह रहा है, ऑल्दो द जर्मेनिक ट्राइब्स, यद्यपि जर्मन के जो ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। देखिए ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। यद्यपि जर्मन जनजाति के कुछ लोग फोर्सिबली माइग्रेटेड इनटू साउदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, मतलब फोर्सिबली का मतलब क्या होता है, फोर्सिबली का मतलब होता है बाय फोर्स, मतलब ताकत के बल पर। माइग्रेटेड, माइग्रेटेड का क्या मतलब होता है, माइग्रेटेड का मतलब होता है कहीं जाना। माइग्रेटेड का मतलब होता है कहीं दूसरे देश में जाना है, कहीं दूसरे देश में जाना। साउदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में कहा गए थे, चाहे साउदर्न और वेस्टर्न यूरोप में गए थे। और कन्वर्ट किस में हुए थे, कन्वर्ट हुए थे क्रिश्चियनिटी, मतलब ईसाइयत में। फिर भी उन्होंने क्या किया, दे रिटेन्ड मेनी ऑफ देयर कस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ। रिटेन्ड का मतलब क्या हुआ था, रिटेन्ड का मतलब हुआ था मतलब धारण किए हुए थे। रिटेन्ड मतलब धारण किए हुए थे क्या चीज को, कस्टम्स, मतलब उनके जो रीति रिवाज, कस्टम्स माने रीति रिवाज, रीति रिवाज, वेज ऑफ लाइफ, जो जीने का तरीका था उसको बनाए रखे थे, जीने के तरीके को बनाए रखे हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शंस है आपके पास, एक्सट्रीमली, लाइकली, अल्टीमेटली, इंडिस्पेंसिबली, फेवरेबली। पांचों का पहले मतलब देख लेते हैं। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत। एक्सट्रीमली का क्या मतलब होता है, अत्यंत। लाइकली मतलब होता है संभावित, लाइकली मतलब होता है संभावित। अल्टीमेटली माने अंतिम रूप से, अल्टीमेटली का मतलब होता है अंतिम रूप से या आखिरकार। इंडिस्पेंसिबली मतलब लाजमी तौर पर। अब फेवरेबली इसका मतलब होता है कृपापूर्वक। तो देखिए, ऑल्दो द जर्मेनिक ट्राइब्स दैट फोर्सिबली माइग्रेटेड इनटू साउदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप इन 5th सेंचुरी, मतलब जर्मनिक जनजाति के कुछ लोग बाय फोर्स माइग्रेट कर गए थे कहाँ, साउदर्न और वेस्टर्न यूरोप में। फिर भी उन्होंने, और क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो रीति रिवाज थे और जीने का तरीका था उनको बनाए रखा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन से इस खाली स्थान में कौन सा भरा जाएगा, देखिए इस खाली स्थान में भरा जाएगा अल्टीमेटली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, शी इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज, 92 years टू बी प्रिसाइज, एंड हैज़ अ डैश वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन। वह क्या है, शी इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज, वह गांव में क्या है, सबसे वृद्ध महिला है। 92 years टू बी प्रिसाइज, यदि प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, यदि सटीक देखा जाए तो वो 92 years की होगी और गांव में सबसे वृद्ध महिला है। एंड हैज़ अ वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन, और सबके लिए उसके पास जो है एक सलाह है। कैसी सलाह है, देखिए 5 वर्ड आपके सामने है, फैंसीफुल, क्रेडिबल, फेथफुल, फ्यूटाइल, काइंडली। पहले तो इन 5 वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। देखिए 5 वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए फैंसीफुल का मतलब होता है झक्की, फैंसीफुल का मतलब होता है
झक्की, झक्की या फिर कह सकते काल्पनिक। क्रेडिबल, क्रेडिबल का क्या मतलब होता है? विश्वसनीय, विश्वसनीय। फेथफुल, फेथफुल का मतलब होता है वफादार। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार का, बेकार का। काइंडली माने दयापूर्ण, ठीक है। अब उसके पास जो एडवाइस था, उसके पास जो एडवाइस रहता था वो कैसा रहता था? उसके पास जो एडवाइस रहता था वो कैसा रहता था? वो रहता था काइंडली, काइंडली, काइंडली जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैज़ ए काइंडली वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, स्पेस रिसर्च इज लार्जली ए ब्रांच ऑफ प्योर साइंस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एप्लीकेशंस विच डैश फ्रॉम इट। स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च, स्पेस किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष को। रिसर्च माने अनुसंधान, जो मतलब स्पेस, अंतरिक्ष अनुसंधान इज ए लार्जली ब्रांच ऑफ प्योर साइंस। प्योर साइंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एप्लीकेशंस विच, 5 वर्ड है, इनफोर्स, इनफोर्स, इनफोर्स का क्या मतलब होता है? लागू करना ना। रेड्यूस माने कम करना। इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है ठीक कर लेना। रेस्टोर का मतलब होता है मरम्मत करना। स्टेम का मतलब होता है उठना या तना। तो देखिए इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा इनफोर्स। 5 ऑप्शंस है, इनफोर्स, रिड्यूस, इंश्योर, रिस्टोर, स्टेम। सही आंसर हो जाएगा स्टेम। स्टेम, स्पेस रिसर्च इज लार्जली अ ब्रांच ऑफ प्योर साइंस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन विच स्टेम फ्रॉम इट। सही ऑप्शन हो जाएगा ये। अब है, the most effective way to reduce the destructiveness of earthquakes is to design and construct building and other structures capable of strong shaking. The most effective way to reduce the destructiveness of earthquake, सबसे कारगर तरीका जो है डिस्ट्रक्टिवनेस मतलब नुकसान करने का अर्थक्वेक का, वो क्या है? बिल्डिंग को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए जो कैपेबल हो किस चीज़ के लिए। अब देखते हैं 5 ऑप्शंस हैं। पहला तो है विथ स्टैंडिंग। विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है सहन करना, सहन करना। अप होल्डिंग, अप होल्डिंग का मतलब है कायम रहना, कायम रखना। इम्बेटरिंग, देखिए इम्बेटरिंग नया शब्द है, इसका मतलब होता है दुखतर बनाना या कड़वा बनाना। सस्पेंडिंग, सस्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? रोक देना। स्वेइंग, स्वेइंग माने हिलता डोलता या एक ओर झुकता हुआ, हिलता डोलता हुआ, इसका मतलब होता है। कैपेबल ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ऐसी बिल्डिंग और ऐसी संरचना बनाए जो अर्थक्वेक के झटकों को क्या कर सके। अब देखिए ऑप्शंस आपके पास ये रहे और सबका मीनिंग भी बता दिया है। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा विथ स्टैंड, मतलब ऐसे बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बनाए जो क्या हो? कैपेबल हो अर्थक्वेक के झटके को झेलने के लिए, सहन करने के लिए। विथ स्टैंड, स्ट्रॉन्ग शेकिंग, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? When the author moved to Tucson, Arizona in 1992, his dash was retirement in climate less harsh than his native Chicago. देखिए जब लेखक क्या हो गया था,
एरिज़ोना टक्सन में मूव किया था 1992 में, तो उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था कि ऐसे क्लाइमेट में रिटायर होना जो कि शिकागो से कम हार्श हो। हार्श माने होता है कड़ा या ख़राब मौसम, उससे कम में हो। तो 5 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शन में से आपको बताना है ये फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा होगा। विथड्रॉवल, देखिए विथड्रॉवल, विथड्रॉवल का मतलब होता है वापस लेना, निकालना। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। रेट माने दर, गोल माने क्या है? लक्ष्य। एवीडीटी, एवीडीटी नया शब्द है। एवीडीटी का मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट इच्छा या प्रबल इच्छा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एविडिटी, उत्कट इच्छा। मतलब उनकी जो इच्छा थी कि जब वो 92 में एरिज़ोना टक्सन में आए थे, तो उनका यही उत्कट इच्छा थी कि वो ऐसे मौसम में रिटायर होना चाहते हैं जो शिकागो से लेस हार्श हो। मतलब हिज एविडिटी, एविडिटी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इट इज़ अ क्यूरियस डैश दैट द मून एग्जैक्टली डज cover the sun's disk during a total eclipse seen from the earth. It is a curious dash that the moon exactly does cover the sun's disk during a total eclipse seen from the earth. जैसे पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। पृथ्वी से अगर देखें तो हमें ये लगता है कि सूर्य को चंद्रमा ने ढक लिया है। तो 5 ऑप्शन है। इस खाली स्थान में क्या भरना? कोइंसिडेंस। देखिए कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? मात्र संयोग। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलियत। वर्ड मीनिंग सब पता होना चाहिए जिससे कि आसानी होएगी सॉल्व करने में। अच्छा है रिजेंबलेंस, रिजेंबलेंस का मतलब होता है देखने में एक स्वरूप, सदृश्य इसको बोल सकते हैं। कंपैरिजन माने तुलना। तो सही आंसर हो जाएगा इट इज़ अ क्यूरियस कोइंसिडेंस, क्यूरियस कोइंसिडेंस। ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। Coincidence. It is a curious coincidence that the moon exactly does cover the sun's disk during a total eclipse seen from the earth. यह मात्र संयोग है कि अर्थ सूर्य को चंद्रमा चंद्र ग्रहण में पूरी तरह ढक लेता है। ऐसा हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो प्रतीत होता है। अगला है It now appears that while the US leaders are still willing for the nation to exert itself abroad and give large amount of foreign assistance, the American public is dash to go along with these policies. देखिए क्या कह रहा है? It now appears that while US leaders are still willing for the nation to exert itself abroad and giving large amounts of foreign assistance, क्या करता है यूएस की मतलब जो जनप्रतिनिधि वो क्या कहते हैं? बाहर के देशों को, बाहर के नेशन को क्या करना चाहते हैं? फॉरेन असिस्टेंट माने मदद करना चाहते हैं। जबकि द अमेरिकन पब्लिक मतलब अमेरिका की जो जनता है वो क्या करना चाहती है? टू गो अलोंग विद दिस पॉलिसीज। अच्छा, मतलब प्रतिकार करती हैं। तो देखिए इसके लिए इसमें कौन सा वर्ड होगा? पहला तो है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अपने आप। इसका मीनिंग होता है अपने आप, अपने आप। अनस्टीडी, अनस्टीडी का मतलब क्या होता है? अस्थिर या ढुलमुल, या ढुलमुल। रिलैक्टेंट, रिलैक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। जो काम करने का मतलब मन ना करे उसको कहते हैं रिलैक्टेंट, अनिच्छुक। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। और डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? जैसे डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। तो देखिए इसका
इसका सही आंसर हो जाएगा रिलैक्टेंट, मतलब अनिच्छुक। देखिए, चूंकि यूएस के लीडर तो मदद करना चाहते हैं, फॉरेन असिस्टेंस करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की जो जनता है इस तरह की नीति के मतलब अनिच्छुक है, तो रिलैक्टेंट माने अनिच्छुक, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेंज ऑफ मेजर्स परमिटिंग वर्कर्स टू रिड्यूस देयर वर्किंग आवर्स or to take a career break is dash broad in Belgium. Most measures are non-obligatory and are based on incentives. The range of measures मतलब permitting workers to reduce their working hours or to take a career break dash broad in Belgium. Most measures are non-obligatory and based on incentive. 5 ऑप्शंस हैं: रिलेटिवली, unequivocally, respectively, successively, sarcastically। देखिए क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ मेजर्स परमिटिंग वर्कर्स टू रिड्यूस, जो मापक है बेल्जियम में क्या है, द रेंज ऑफ मेजर्स परमिटिंग वर्कर्स टू रिड्यूस देयर वर्किंग आवर्स और टू टेक अ कैरियर ब्रेक इज ब्रॉड इन बेल्जियम। मोस्ट मेजर्स आर नॉन ऑब्लिगेटरी एंड आर बेस्ड ऑन इंसेंटिव्स। देखिए क्या है, बेल्जियम में श्रमिकों से मिलने, काम के घंटे को कम करने या कैरियर में ब्रेक लेने की जो नियम है वो क्या है, व्यापक है। हालांकि यह कोई मैंडेटरी नहीं है और यह प्रोत्साहन संबंधित है, प्रोत्साहन पर निर्भर करता है। तो हमें बताना है ब्रेक इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत। अनइक्विवोकली मतलब स्पष्ट रूप से। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। सक्सेसिवली मतलब बारी बारी से। सार्केस्टिकली मतलब व्यंग से। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा रिलेटिवली, अपेक्षाकृत। अब देखिए रिलेटिवली, बेल्जियम में क्या है, श्रमिकों के काम करने का या कैरियर में ब्रेक लेने का जो उपाय है वो क्या है, बहुत व्यापक है। इसमें से अधिकांश उपाय क्या है, गैर अनिवार्य है, मतलब नॉन ऑब्लिगेटरी है। गैर अनिवार्य, नॉन ऑब्लिगेटरी का मतलब है जरूरी नहीं है, गैर अनिवार्य है। और ये किस पे निर्भर करता है, प्रोत्साहन, जो इंसेंटिव मिलता है उस पे है। तो रिलेटिवली अपेक्षाकृत यहाँ सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, देखिए माइक्रो स्ट्रक्चरल क्या कह रहा है, microstructural features in metals affect what happens on a larger scale, particularly when systems are pushed to their limits। क्या कह रहा है, धातुओं में, इसका मतलब हुआ धातुओं में सूक्ष्म संरचनात्मक जो विशेषताएं हैं, माइक्रो स्ट्रक्चरल, इसका मतलब होता है सूक्ष्म संरचनात्मक विशेषताएं क्या होता है, बड़े पैमाने पर होने वाली घटनाओं को प्रभावित करता है। कब, when systems are pushed to their limits, उनकी मतलब जैसे जब सिस्टम को एकदम उनकी चरम सीमा पर ढकेल दिया जाता है, तो जो उसमें सूक्ष्म संरचनात्मक विशेषताएं हैं वो बड़े पैमाने पे होने वाली घटनाओं को प्रभावित करती है। 5 ऑप्शंस हैं, रैंडमली, प्रोफाउंडली, कॉशियसली, थॉटफुली, रेकलेसली। रैंडमली का क्या मतलब होता है, देखिए रैंडमली का मतलब होता है अनियमित ढंग से। प्रोफाउंडली मतलब गंभीरता से।
कॉशसली मतलब, कॉशसली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, और थॉटफुली का मतलब होता है सोच समझकर। रेकलेसली मतलब होता है बेतहासा। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रेकलेसली। सही आंसर हो जाएगा रेकलेसली, बेतहासा। Microstructural features in metal recklessly affect what happens on a larger scale, particularly when systems are pushed to their limits. बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा, इंग्लिश इज क्वाइट एन ईजी लैंग्वेज टू डैश, नेवर द लेस सेवरल अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग डच एंड लैटिन डैश कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दिस फार मोर डिफिकल्ट। क्या कह रहा है, इंग्लिश इज़ क्वाइट एन ईजी लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, बहुत ही आसान भाषा है। किस लिए, डैश, यही हमें बताना है। नेवर द लेस सेवरल अदर लैंग्वेजेस, जबकि बाकी अन्य लैंग्वेज जैसे डच और लैटिन, खाली स्थान, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं विच मेक्स दिस फार मोर डिफ़िकल्ट। देखिए इसका इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इंग्लिश इज़ क्वाइट एन ईजी लैंग्वेज टू ऑटोमेट। अब चूंकि इंग्लिश ईजी लैंग्वेज है इसीलिए इसका ऑटोमेट करना, ऑटोमेट 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 का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए ऑटोमेट का मतलब होता है स्वचालित करना। इंग्लिश ईजी लैंग्वेज है इसलिए इसको ऑटोमेट करना आसान होता है। अपेक्षाकृत डच और लैटिन में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंटेन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसको बहुत कठिन बनाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, as he has persistently withstood all kinds of political coercion on this issue for so long, it is unlikely that he would dash at this stage. क्या कह रहा है, कह रहा है as he has persistently withstood all kinds of political coercion on this issue for so long, it is unlikely that he would at this stage. चूंकि वह इस मुद्दे पर, मतलब इस मुद्दे पर सभी प्रकार के राजनीतिक दबाव को झेलते हुए इतने लंबे समय से खड़ा है कि वह अब अनलाइकली, मतलब भरोसा नहीं है कि ही वुड डैश एट दिस स्टेज। 5 ऑप्शंस हैं। रीइंफोर्स, रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब होता है शक्ति बढ़ाना। डिस्पोज, डिस्पोज मतलब होता है निपटान या निपटारा करना। कंपीट, कंपीट माने क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना। ग्रेजुएट माने शिक्षित होना। रिलेंट, रिलेंट माने कोमल होना। देखिए 5 ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलेंट। अब चूंकि वह हर तरह के राजनीतिक दबाव को इतने लंबे समय से झेल रहा था इस मुद्दे पर कि अब वह इस मैटर में कोमल नहीं होगा, मतलब नरम नहीं पड़ेगा। दैट ही वुड रिलेंट एट दिस स्टेज, संभवतः अब वह कोमल नहीं पड़ेगा इस विषय पर।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर मेनी वेज ऑफ डैश द incapacitated from buildings by lift carrying or putting people in temporary refuges to await rescue. There are many ways of, कई तरीके हैं किस चीज़ के। देखिए द इनकैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटेटेड का मतलब होता है अक्षम या अपाहिज। जैसे किसी दुर्घटना में या किसी वश किसी बिल्डिंग में कोई लोग फंस गए हैं और या दुर्घटना हो गई है, इसमें जो लोग अक्षम पड़ गए हैं उसमें से निकालने का कई तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है, बाय लिफ्ट से, या कैरिंग और पुटिंग पीपल इन टेम्पोररी रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज का मतलब होता है शरण स्थल, जहाँ पर टेम्पोररी इन लोगों को रखा जाता है, अक्षम या अपाहिज को, किसी दुर्घटना में जो फंस गए रहते हैं या उनको जिसको में रखा जाता है उसी को बोलते हैं रेफ्यूजीज। टू अवेट रेस्क्यू, कब तक, जब तक कि राहत ना पहुँचे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इवाकुएटिंग। जब भी इस तरह की घटना होती है और उनमें से घायलों को और इनकैपेसिटेटेड जो अक्षम होते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एवाकुएट करना, इवाकुएटिंग, इवाकुएटिंग। तो ये हो जाएगा सही आंसर। अगला है द सिविल वॉर केम एज ए क्लाइमैक्स टू a long series of quarrels between the North and South over the dash of United States Constitution. क्या कह रहा है, देखिए द सिविल वॉर केम एज ए क्लाइमैक्स टू अ लॉन्ग सीरीज ऑफ क्वारल्स। गृह युद्ध क्या हुआ, गृह युद्ध क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स मतलब होता है चरम, एकदम अंतिम समय पर। किस चीज़ के पश्चात हुआ ये, लॉन्ग सीरीज ऑफ क्वारल्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। उत्तर और दक्षिण में लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था उससे क्या स्थिति उत्पन्न हो गई, गृह युद्ध की। किस चीज़ पे, ओवर द डैश ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इतने समय से उत्तर और दक्षिण में जो झगड़े चल रहे थे इससे गृह युद्ध छिड़ गया। और ओवर द डैश, अब इन पांचों वर्ड में से देख करके बताना कौन सा सही होगा। अकरेंस, अकरेंस, अकरेंस का मतलब होता है हादसा या घटना। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब होता है अनुरूप। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है किसी के संदर्भ में या किसी के निर्देश पे। और लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। तो देखिए इसका सही अंतर हो जाएगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। The civil war came as a climax to a long series of quarrels between the North and South over the interpretation of United States Constitution. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इवन अलाउइंग फॉर इन्फ्लेशन द प्राइसेस आर डैश मोर एक्सपेंसिव than last year. As a result, I am certain that almost no one will be able to afford them. Even allowing for inflation, अब चूँकि मुद्रास्फीति को अगर हम अलाउ करते भी हैं, द प्राइसेस आर डैश मोर एक्सपेंसिव देन लास्ट ईयर, पिछले साल की अपेक्षा इस बार प्राइसेस क्या है, बहुत हाई है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, आई एम सर्टेन, मैं निश्चिंत हूँ, ऑलमोस्ट नो वन विल बी एबल टू अफोर्ड दम, मैं आश्वस्त हूँ कि कोई भी इसको सहन नहीं कर सकता है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, 5 ऑप्शन हैं। पहले तो सबका मीनिंग देख लेते हैं। स्लाइटली, स्लाइटली मतलब होता है, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा। स्लाइटली का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा। स्कैर्सली, स्कैर्सली मतलब तो है शायद ही, मतलब शायद ही बढ़ा हो। एलाबोरेटली, एलाबोरेटली का मतलब होता है विस्तार से। कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब होता है काफ़ी। और कंप्लीटली मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूरा, पूर्ण रूप से। तो इन पांचों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा
कंसिडरेबली इवन अलाउइंग फॉर इन्फ्लेशन द प्राइसेस आर कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव, मतलब काफ़ी पिछले साल के अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया है, जो सही आंसर हो जाएगा कंसिडरेबली। अगला है amongst the issues causing bridge engineers much difficulty, the most significant ones are those of dash and repair। देखिए 5 ऑप्शन है, मेंटेनेंस, इन्हांसमेंट, इवैल्यूएशन, परसेप्शन, पिक्यूलियरिटी। इसमें आंख बंद करके ऑप्शन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। जो भी ब्रिज इंजीनियर को सबसे ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है वो क्या है, वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। अगला क्वेश्चन है Until the introduction of the practice prepared by DETR, there was dash in the environmental monitoring of chemicals accident with different methodologies producing variable result. Until the introduction of the practice, जब तक कि क्या नहीं हुआ था, DTR द्वारा बनाया गया जो प्रैक्टिस था, मतलब जो योजना था, वो जब तक नहीं लागू किया, देयर वाज अ डैश इन द इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग ऑफ केमिकल एक्सीडेंट्स। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब जो इन्वायरमेंटल मतलब क्या, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, वातावरण, मॉनिटर मतलब होता है देखना। जो केमिकल एक्सीडेंट्स का वातावरण का मॉनिटर किया जाता था, जो विभिन्न उसका मेथोडोलॉजीज था, प्रोड्यूसिंग वेरिएबल रिजल्ट्स। 5 ऑप्शंस हैं, एक्लीमेटाइजेशन, एक्सपेंडिचर, रिडंडेंसी, प्रिकॉशन, इनकॉन्सिस्टेंसी। मतलब देख लेते हैं। एक्लीमेटाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है परिस्थिति के अनुरूप या परिस्थिति के अनुकूलन। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च। रिडंडेंसी मतलब फालतूपना, फालतूपन। प्रिकॉशन मतलब सावधानी। इनकंसिस्टेंटी मतलब अस्थिरता। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी। Until the introduction of the practice prepared by DETR, there was inconsistency in the environmental monitoring of chemical accidents, with different methodologies producing variable results. जैसे क्या कह रहा है, जब तक DETR ने मतलब अभ्यास का शुरुआत करने के लिए जो पद्धति बनाई थी, जब तक नहीं बनाई थी तब तक क्या था, तब तक रासायनिक जो ये सब दुर्घटना होती थी या परमार जो निगरानी रखना होता था उसमें भारी असंगतता थी, मतलब उसमें कोई नियम कानून नहीं था, कोई भी वो नहीं था। जब DETR ने अभ्यास का नियम बना दिया तब से ये सब सही हो गया। तो इनकंसिस्टेंसी इसके लिए सही जवाब है। अगला है, सिंस वर्ड्स अलोन में फेल टू कन्वे एन आइडिया, टीचर्स ऑफन डैश सच विजुअल एड्स एज पिक्चर्स, चार्ट्स एंड फिल्म। सिर्फ वर्ड ओनली, सिंस वर्ड्स अलोन में फेल टू कन्वे एन आइडिया, केवल शब्द क्या है, किसी भी आइडिया या विचार को पूरी तरह से पहुंचाने में कमतर हो सकते हैं या काफ़ी नहीं हो सकते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, ऑफन डैश सच विजुअल एड्स मतलब कुछ दृश्य, मतलब जिससे देखकर पिक्चर हो या चार्ट हो या फिल्म, जिससे देख करके विचार को समझने में आसानी हो, उसका यूज़ करते हैं। 5 वर्ड है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का क्या मतलब होता है, देखिए फैसिलिटेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को आसान करना। एम्प्लॉय का मतलब होता है इस्तेमाल करना। एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ख़त्म करना।
अक्वायर माने ग्रहण करना, एमेंड माने सुधार करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय। वर्ड के साथ साथ टीचर क्या एम्प्लॉय करते हैं? विजुअल एड्स, जैसे कि पिक्चर, चार्ट और फिल्म। तो ऑप्शन बी जो है यह सही हो जाएगा। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एज बोथ प्राइवेट इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेंड टू कंसंट्रेट ऑन डैश रिजल्ट देयर इज स्टडी शिफ्ट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम प्योर टू अप्लाइड फील्ड। देखिए क्या कह रहा है? एज द बोथ प्राइवेट इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, निजी संस्थान और सरकारी संस्थान दोनों का ही मेन क्या है? टेंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, किस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं? खाली स्थान, रिजल्ट्स। देयर इज स्टडी शिफ्ट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम प्योर टू द अप्लाइड फील्ड, वैज्ञानिक प्योर साइंस से अप्लाइड मतलब शुद्ध पढ़ने वाले से वैचारिक फील्ड, अप्लाइड फील्ड पर केंद्रित हो रहे हैं या जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। 5 ऑप्शंस हैं। लॉफुल, लॉफुल, लॉफुल का मतलब क्या होता है? देखिए लॉफुल का मतलब होता है कानूनी। ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट ऑन, किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं? कॉन्सेंट्रेट करते हैं सामंजस्यपूर्ण रिजल्ट। कॉन्सेंट्रेट ऑन हारमोनियस रिजल्ट। देयर इज स्टडी शिफ्ट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम प्योर टू अप्लाइड फील्ड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले टेस्ट में मिलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। थैंक्स।